नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है। दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन सवाल है कि आखिर युद्ध का यह दौर किस तरफ जा रहा है, क्योंकि पुतिन की परमाणु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार मच गया है, लगातार धमाके हो रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज इस युद्ध के एक एक एंगल पर सबसे बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि दोनों देशों में से कोई भी इस समय झुकने को तैयार नहीं है। रूस लगातार आगे बढ़ने के दावे कर रहा है। रूस का दावा है कि जल्द ही वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। रूस यहां तक दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के पूरे एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन इसे नकारता लगातार जा रहा है। यूक्रेन रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन का यह भी बड़ा दावा है कि उसने कई टैंक तबाह कर दिए हैं रूस के। लेकिन इस युद्ध पर देसी सियासत भी खुलकर शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के मिशन में जुटी है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार आर पार, क्योंकि ऐसा लगता है यह महायुद्ध है। और इस महायुद्ध में ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि 5 दिन तक यह युद्ध चलता रहेगा, और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज का आर पार व्यूअर्स इसी पर। दिन से जंग जारी। अब विश्व युद्ध की बारी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 5 दिन हो गए, और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। इस बीच दुनिया के मौजूदा हालात पर पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है। दुनिया इस समय बहुत सी चुनौतियों से गुजर रही है। इन हालात से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। उधर रूस के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी टक्कर शुरू हो गई। मोदी सरकार मिशन मोड में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी में जुटी है। 4 दिग्गज मंत्री यूक्रेन की सीमा से सटे 4 देशों में इसी मिशन के तहत जा रहे हैं। I am really thankful to Indian Embassy and Indian government, and we are stuck in the border, but it's the Ukrainian border. After crossing that, we are really very safe. लेकिन कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, जिसे पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम ने हाथों हाथ लिया। कई पाकिस्तानी हैंडलों से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इस समय की बड़ी डेवलपमेंट क्या है। कि अब से कुछ देर बाद, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन मामले में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। इस समय की ये बड़ी खबर है। कुछ देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन मामले में एक बड़ी बैठक करेंगे। छात्रों को वहां से जो लेके आया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा बहुत जोरों से चल रहा है। अभी कुछ देर पहले एक फ्लाइट पहुंची है जिसमें यूक्रेन से आए हुए बच्चे पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी उसे लेने के लिए पहुंचे। लेकिन कुछ देर में एक हाई लेवल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के मामले पर। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राजीव डोगरा हमारे साथ पूर्व राजनायक इस समय जुड़ रहे हैं। राजीव डोगरा, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ
हाई लेवल मीटिंग चल रही है, क्या कहना चाहते हैं आप राजीव डोगरा? देखिए, बातचीत आप यूक्रेन रशिया के बीच में जो चल रही है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और हाई लेवल मीटिंग जो है दिल्ली में चल रही है स्टूडेंट्स के लिए, उस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मैं पहले स्टूडेंट्स के मामले पे आ जाऊं। ये काफ़ी देर से अंदेशा था कि युद्ध छिड़ने वाला है, तो इसीलिए अमेरिका, बाकी पश्चिमी देशों ने बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइजरी दे दी थी कोई 1.5-2 महीने पहले अपने सिटीजन्स को कि यू मस्ट लीव इमीडिएटली। उन्होंने कहा था इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है, आप अपना बोरी बिस्तर उठा के एकदम चले जाइए, और वही हुआ, वो सब चले गए। हमारी एडवाइजरी कुछ विलम्ब से आई, 10-12 दिन पहले ही या 15 दिन पहले ही आई, और उसमें छात्रों के ऊपर रखा गया कि यू मे कंसिडर लीविंग। सो अब बच्चे हैं, वो हॉस्टल में कंफर्टेबल थे, उनको इतना ज्ञान भी नहीं है कि कब युद्ध छिड़ेगा कब नहीं छिड़ेगा, तो वो वहीं के वहीं रहे। तो मतलब ये है कि 20,000 जो हमारे छात्र और बाकी नागरिक थे वो युद्ध शुरू होने पर यूक्रेन में थे। अब जो है स्थिति बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक तो यूक्रेन में कहाँ गोली चल जाए, कहाँ बम पड़ जाए उसका पता नहीं, और छात्र अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग शहरों में हैं। कोई 100 किलोमीटर दूर है कीव से या बॉर्डर से, कोई 500 किलोमीटर दूर है। और इसमें क्या वो चलेंगे, बस से आएंगे अगर कोई बस मिलती है, या ट्रेन से आएंगे अगर कोई ट्रेन चल रही है, तो एक तो यह मुश्किल हो गई है। दूसरा, अगर पहुंच भी जाएं, जैसे कुछ पहुंचे हैं रोमेनिया, पोलैंड वगैरह में, तो कितनी फ्लाइट्स अरेंज करेंगे? देखिए पिछले 2-3 दिन में 4-5 फ्लाइट हो चुकी हैं, और उसमें कोई 1100 बच्चे आए हैं। तो इस तरह तो अगर हमारे अभी भी 15,000 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट 1 महीना या 1.5 महीना लग जाएगा। तो विलम्ब तो हुआ है। और तीसरी बात यह है कि ठीक है, मंत्री हमारे गए हैं रोमेनिया वगैरह में, पर वहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है ना भाई। एयरपोर्ट या बॉर्डर जैसे ही क्रॉस कर दें तब तक तो शांति है ना। उसके बाद तो सिर्फ एयरपोर्ट जाना है और हवाई जहाज में बैठना है। तो ज़रूरत है यूक्रेन में कि यूक्रेन में क्या कर सकते हैं बच्चों की एक तो सेफ्टी के लिए और उनकी जर्नी के लिए बॉर्डर एरिया तक। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही थी कि ये जो बैठक हो रही है, जो बातचीत हो रही है रशिया और यूक्रेन में, इसका क्या होगा? तो देखिए, ये पहली बैठक है, और पहली बैठक में थोड़ा सा मनमुटाव तो रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा तो रहेगा, उसको भी सुलझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बैठक शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसी डिमांड रख दी थी कि जिससे रूस का गुस्सा पारा और चढ़ जाए। तो मेरे को नहीं लगता कि पहली बैठक में कोई ऐसे नतीजे निकलेंगे, पर बैठक हुई है, यही काफ़ी है। और इस बैठक की अगली कड़ी भी आज तय हो जाए तो और भी अच्छा है। पर स्थिति गंभीर है। रूस ने कहा है कि आज शाम तक कीव के नागरिक सब निकल जाएं, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत डिसइंफॉर्मेशन चल रही है वेस्ट की तरफ से, थोड़ी रूस की तरफ से भी। तो क्या वास्तविक स्थिति है उसका हमें ज्ञान नहीं है। जी, मेरे साथ विशंबर दयाल इस समय स्टूडियोज में है। विशंबर दयाल, इस समय एक ग्राफिक्स के जरिए और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय की परिस्थिति क्या है, क्योंकि ये कीव है और यूक्रेन की राजधानी है। बेलारूस में बैठक चल रही है, लेकिन कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है, ऐसी जो लगातार खबरें आ रही हैं। और जो बात राइटली पुट आउट की गई कि कई सारी मिसइंफॉर्मेशंस भी हैं जो इस समय अराउंड ट्रैवल कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय बेस्ट ऑप्शन यूक्रेन के पास क्या है? क्योंकि अभी जब बातचीत के लिए गए तो एक बड़ी शर्त के साथ गए कि आप सेना वापस बुलाइए। देखिए, ऐसा लग रहा है कि रूस भी झुकने के मूड में नहीं है किसी भी प्रकार से, वो तो ऑलरेडी काफी एग्रेसिव है। देखिए, जब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है तो दोनों मुल्कों को, ना तो रशिया को ना उसको, एकदम से बैक स्टेप लेना
थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर मिलने को तैयार हुए हैं इस हालात में तो मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसमें पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, पर इससे कुछ बड़ा निकलने वाला नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि प्रेसिडेंट पुतिन का एडवाइजर, वन ऑफ द एडवाइजर उसके डेलीगेशन में है, रशिया के डेलीगेशन में, उधर डिफेंस मिनिस्टर डेलीगेशन में है, तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग जाएगी दोनों प्रेसिडेंट्स को, और वो बड़े सटल वे में जाएगी कि आगे किस तरह से। और अगर ये शुरुआत है तो मैं समझता हूं 1-2 बैठक और होंगी इससे पहले कि यहां घमासान हो जाए जी, क्योंकि और मैं सिचुएशन ये है कि कीव को नॉर्थ से जो, देखिए बेलोरशिया की साइड से जो अटैक आया था, वो जो पिक्चरें आ रही हैं उससे लगता है 3-4 माइल नॉर्थ कीव के जो है वो फोर्सेस जो हैं, जो पहले लैंडेड फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी। ईस्ट से जो है वो, क्योंकि अभी भी नाइपर रिवर पर यूक्रेनियंस लगे हुए हैं, कीव के ईस्ट में नाइपर रिवर है, वो अपने आप में एक बहुत फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल है। तो यहां मैं समझता हूं अभी तक रशियन फोर्स जो है नाइपर नदी को पार नहीं कर पाई होंगी, और साउथ से जो है अभी भी आना जाना है। ऐसा नहीं है कि कीव दिल्ली की तरह है, कम से कम 700 किलोमीटर का उसका सरकमफ्रेंस है, ओवर 700। तो ऐसा नहीं है कि साउथ से निकल नहीं सकते या साउथ से आ नहीं सकते, लेकिन रीएनफोर्समेंट्स यूक्रेन की टाइड अप है। देखिए ईस्ट में टाइड अप है, जी ईस्ट में, जहां दोनेस्क और लुहांस्क में जहां रेबल्स का कंट्रोल था, वहां जो है टाइड अप है, क्योंकि वहां से अभी तक 10-12 किलोमीटर की जो है उन्होंने प्रोग्रेस किया। रशिया उनको टाई डाउन करना चाहता है। फिर नॉर्थ इसके जो डॉनबास का एरिया है, उसके अंदर अगर आप नॉर्थ में देखें तो यहां पे अपना जो खार्किव है अभी अगर, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, युद्ध ये जारी है, अब आपको लगता है कि अभी खिंचेगा, या आपको लगता है कि वी आर जस्ट देयर, कि खत्म समाप्त हो सकता है? देखिए बहुत गलत धारणा एक बना दी गई है कि भाई जो शुरू में हम लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसे नहीं, ये फेजेस की वॉर है, और वो एक फेज लेते हैं, एक वार्निंग देते हैं। पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन को नहीं नाराज करना चाहते। जो यूक्रेनियन पॉपुलेशन है उसको अगर पूरी पॉपुलेशन भड़क गई तो अगर आपने प्रेसिडेंट भी बदल दिया तो क्या फायदा है? कितने दिन फोर्स से कंट्रोल करोगे? पॉपुलेशन का नुकसान नहीं करना चाहते। अगर पॉपुलेशन नुकसान तो हुआ है, होगा, वो तो देखिए कोलेट्रल होगा। लोग कहते हैं, देखिए आज यूएन ने बोला है कि भाई 94 आदमी, 94 डेड है, 304 कुछ इंजर्ड है। ये तो अगर एक इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर एक बिल्डिंग पे भी इस किस्म की मिसाइल लगती है, या कोलेट्रल डैमेज का मतलब है वहां 1-1, 2-2, 4-4 इधर उधर कोई है, तो 5 दिन की लड़ाई में इतनी तो कैजुअलिटी होंगी ना कोलेट्रल। लेकिन रशिया नहीं चाहता। क्या अगर मैं ओवरऑल देखूं, क्योंकि बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि यूक्रेन ने इतने मार दिए हैं, रशिया के जवानों को मार दिया है, इतने टैंक गिरा दिए हैं, दूसरी तरफ रशिया ने यहां तक, वो कीव तक पहुंच रहा है रशिया। What is the exact situation according to you? देखिए एग्जैक्ट सिचुएशन तो मैं नहीं समझता, कोई भी बता सकता है, लेकिन जो इनिशियल उसका एम था, इन्वेड एंड ऑक्यूपाई, जो इन्वेड करिएगा आप, एडवांस कीजिएगा और बेसिस बनाइएगा जहां से आप ऑपरेशन लॉन्च कर सके। अगर कीव में, अगर खरकीव में ऑपरेशन लगाने हैं तो एक बेस होगा ना जहां से लॉन्च करेगा। तो पहले यह था कि इन्वेड कीजिए, जो कि उसने सक्सेसफुली किया, बड़ी स्पीड से आया है, 200-250 किलोमीटर वहां गया है, या 50-60 किलोमीटर गया। सेना को 200-250 किलोमीटर ले जाना हम समझते हैं ओवरनाइट नहीं हो सकता। एक जो बड़ा पॉइंट है कि जो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर टीम को अलर्ट पे रखा गया है, जो जिस तरह की न्यूज आई है, कितना वारिंग है? देखिए वो रशिया भी एक डिफेंसिव मैसेज दिया है कि हम आखिर न्यूक्लियर फोर्सेस डिफेंसिव भी तो है ना। अगर कल उनको खतरा हो जाए तो वो, अभी हम वो कहीं किसी चैनल पे हमारे एमपी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे यही बात हम लोग भी कह रहे हैं। और रशिया ने दो इसके पहलू हैं। एक तो रशिया कहेगा कि हम इस पे डिफेंसिव हैं, और अगर हमारे पे कोई अटैक कर दे तो हम क्या करेंगे, हमें तो तैयार रहना चाहिए ना। तो वो बिल्कुल जायज बात है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप रशिया को चारों तरफ से घेर रहे हो, अगर आप रशिया पे सैंक्शंस लगा रहे हो, रशिया को एयर फ्लाइट बंद कर रहे हो, रशियन सिटीजन में भी तो निराशा है कि इस लड़ाई से हमें नुकसान हो रहा है उनमें। तो जो यूरोपियन नेशन है, जो उनकी पॉपुलेशन है, उस पर इसका कितना डर होगा साइकोलॉजिकल। वो पॉपुलेशन जिसने 70 साल पहले बिल्कुल ध्वस्त देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तबाही देखी है, और अब उसने बोला था मैं अटैक करूंगा, लोगों ने बोला नहीं करेगा। जैसे हमारे लोग भी समझते रहे, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। तभी तो ये हालत है हमारी। अगर कोई भी प्रोएक्टिव लेता कि नहीं होगा कुछ, और कुछ प्रबंध किया जाए, तो आज ये हालत नहीं होती। ऐसे ही दुनिया सोचती थी, लेकिन उसने कर दिया ना।
अब उसने कर दिया, वो कह रहा कि आप कीव खाली कर दो, नहीं तो मैं इसको बर्बाद करूंगा, आप मान जाओ, आप बदल जाओ, नहीं तो मैं इसको तबाह करूंगा, मैं खार्किव कब्जाऊंगा। कर रहा है ना, वो बिल्डअप कर रहा है, सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, फेजेस में ऑपरेशन होगा। तो और एक और बात आपको कब तक, आपको लगता है कि कब तक कोई बड़ा समाधान निकल सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट फेज है जी, वो मेरे ख्याल में 7 to 10 डेज रशियन ने भी प्लान किया होगा। हम लोग टीवी की स्पीड से नहीं चल सकते। 7 to 10 डेज तो रशिया के जो बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक जो जनरलशिप होगी, अगर हम उसने प्लान किया। अगर हम मैप पे नजर डालें तो बेलारूस रशिया की साथ खड़ा हुआ है। वो तो उनकी स्ट्रेटेजिक, आप एम्बेसडर साहब से पूछो, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जी। वो एक मुल्क है ऑलमोस्ट। जी बेलारूस, उनकी इकोनॉमी पूरी रशिया पे डिपेंडेंट है। जी, हंगरी रशिया के साथ नहीं होगा, नहीं हो सकता। रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सब नहीं है ना रशिया के साथ, ये सब नाटो के बन गए ना। पर हंगरी का सपोर्ट लेके तो हमारे देशवासी भी बाहर निकल वो तो अच्छी बात है, वो तो क्योंकि हमारे रिलेशन सबसे हैं। हमें, जैसे बता रहे थे एम्बेसडर साहब, हमें चाहिए इस टाइम पे एक पॉज। क्या रशिया और ये यूक्रेन नहीं दे सकता? आज रात को जैसे कीव पे कोई ज्यादा वो नहीं हुई, कीव के वेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, रात भर शांति रही है रात भर। ऐसी क्या हमें 1-2 रात मिल सकती है? क्या ऐसी हमें हमारे स्पेशल ट्रेन मिल सकती है? देखिए, दिक्कत है अंदर से आने की, अंदर से आने की। बाहर से तो आने के बाद में बड़ी अच्छी बात है, इनिशिएटिव है। देखिए, एक मैं बात, एक सिंबॉलिज्म है ये, और इस सिंबॉलिज्म की हमें इसका आदर करना चाहिए। लेकिन इस सिंबॉलिज्म से क्या हम एक पॉज मांग पाएंगे रशिया यूक्रेन से? वो बात है। और नहीं तो फिर स्टूडेंट ऐसे ही आएंगे जैसे आ रहे हैं, अपने इलाज से आएंगे। क्योंकि एक मैप के जरिए जानना समझना इस समय बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम इस समय खड़े कहां हैं। क्योंकि अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा वॉर जोन है, ये पूरा इलाका जहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इस समय महाजंग हो रही है, कह सकते हैं। ऐसा किसी ने शायद सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं आज के काल के अंदर। लेकिन क्या रिस्ट्रेन, अब जिस रिस्ट्रेन को बरतने की बार बार बात हो रही थी, वो रिस्ट्रेन बरता जाएगा। लेकिन वो, आप जो बात विशंबर दयाल ने कही, उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एक कोलैटरल डैमेज होता है, कोई नुकसान करना चाहता नहीं है लेकिन नुकसान हो जाता है। रशियन फोर्सेस भी नहीं चाहेगी कि वहां का आम नागरिक किसी भी तरीके से हताहत हो। लेकिन कोलैटरल डैमेज ये होता है कि जब आप गोली चलाते हो, जब आप बम चलाते हो, तो आपको पता नहीं होता दूसरी तरफ कहां जा रहा है, बिकॉज एग्जैक्ट आइडिया तो है नहीं वहां पर आपको, जब आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हो। यूक्रेनियन फोर्सेस भी तो अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिफेंस के तौर पे यूज करेंगी ना। पहले तो डिफेंडर कहता है, देखिए यूनिट्स जो है, मेट्रो स्टेशन को बंकर बना लिया गया है। डिफेंडर की यूनिट्स तो पीस लोकेशन में है। दिल्ली कंटोनमेंट में बैठने से दिल्ली की हिफाजत हो सकती है? अगर कर दिल्ली को, बड़ी खबर आ रही है, प्रतिबंधों पर पुतिन का एक्शन है। यूएन जो है वो यूएन की बैठक में रशियन मंत्री जो है वो नहीं भाग लेंगे। ये इस समय की बड़ी खबर है। विदेश मंत्री को जाना था उनके, लेकिन वो इस समय नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। मेरे साथ कई और एक्सपर्ट इस समय जुड़ेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल स्टोरी के ऊपर बाद में आऊंगा। लेकिन प्रतिबंधों पर पुतिन का एक्शन है, लेकिन पुतिन ने भी दिखा दिया कि दुनिया अगर एक तरफ भी खड़ी हो तो मैं खड़ा हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। बिल्कुल, ये पुतिन देखिए, जो बोलते हैं वो करते हैं। पुतिन को एक बहुत, और हम जैसे लोग जो उसकी वो बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम वॉर मॉन्गर्स हैं, हम भी चाहते हैं लड़ाई हो, तबाही हो, पुतिन एक न्याजी है, हम उसको सपोर्ट कर, नहीं, हम भी वो भारतीय हैं जो शांति चाहते हैं। और ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की, अब लड़ाई शुरू हो गई है। अब लड़ाई है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और पुतिन जो बोलते हैं, देखिए पिछले 25 साल से उनका आप हिस्ट्री उठा लीजिए, उन्होंने पिछले 8 साल में जो बोला है वो करते हैं। वो अपनी जबान से नहीं उल्टे, वो अपना फेस लूज नहीं कर सकते, और वो बहुत सोची समझी चाल, बहुत स्ट्रेटजी के तहत लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रूस रेस जो है, जो रेस है, जो रेस रशियन जो रेस है, स्लोवाक रूस रेस है, उसको तबाह करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई दोनों तरफ से थोपी हुई है, रशिया के ऊपर भी थोपी हुई है, यूक्रेन के ऊपर भी थोपी हुई है, और इसके बेनिफिशियरी जो हैं वो इन दोनों से दूर हैं। जितनी जल्दी ये खत्म होगी, रशिया का भला है, यूक्रेन का भला है, यूरोप का भला है, और मैं समझता हूं हम जैसे मुल्क जो तेल और ऑयल पर आज भी डिपेंडेंट है, उनका भला है। और बाकी वरना चाइना का और अमेरिका जैसे, उनका तो भला ही भला है। अगर कल आप सोचिए, कल अगर पूरी यूरोप अब कह रहा हम मिलिटराइज करेंगे,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सबसे बड़ी सेना थी। आज जर्मनी 1.2% मनी स्पेंड करता है। कल अगर वो 4% जीडीपी स्पेंड करेगा, अपनी सेना मजबूत खड़ी करेगा, फ्रांस खड़ी करेगा, कितना हथियार आएगा, कितने सैनिक होंगे, ये मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये होता है तो बेनिफिशियरी इसका कहीं ना कहीं जाके यूएसए है ना, ये थोड़ी है कि उसका भला नहीं होगा। और अगर इकोनॉमिक डिसऑर्डर होता है और इकोनॉमिक दो पार्ट बनते हैं तो उसका बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं चाइना है ना। अगर कल अकेला अगर आप बिल्कुल रशिया को अलग थलग कर देंगे तो क्या करेंगे अल्टीमेटली रशिया भी अपना कोई सिस्टम चलाएगा। और चाइना चाहता है, ये सब चाहते हैं ये लड़ाई लंबी खिंचे, सबका फायदा है, सिर्फ रशिया और यूक्रेन का नुकसान है और हम जैसे लोग। आप भारत को कहां देखते हैं इसमें? देखिए, मैं समझता हूं भारत जो है अब तक अपना ठीक स्टांस मेंटेन किए हुए है यूएन में जो भी वोटिंग है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर है। यूक्रेन ने हमारे खिलाफ कई बार वोटिंग दी है, लेकिन क्योंकि यूक्रेन स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स स्पॉन्सर्ड है। आज हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ रिलेशंस है, वेस्ट के साथ कुछ रिलेशंस है, हम उनको भावना होके, भारत एक मजबूत डेमोक्रेसी है और उसको कोई बहाना नहीं लेना चाहिए। उसका सिंपल ये होना चाहिए कि हम पीस चाहते हैं। मेरा मानना यह है 1-1.5 महीने पहले हम इनिशिएटिव ले सकते थे कि भाई, मेरा अपना मानना है जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर पुतिन साहब की उनकी इतनी गहरी वो है जो हम समझते हैं और उनकी पर्सोना है, और अगर हम उसमें इनिशिएटिव लेते और यूक्रेन को लाइट दिखाते कि आपको वो झाड़ पे चढ़ा रहे हैं नाटो वाले और अमेरिकन, तो मैं समझता हूं कोई हमारा इनिशिएटिव हो सकता था। अब यही बेस्ट पॉलिसी है हमारे पास। एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी मीडिया में एक सनसनीखेज दावा इस समय किया जा रहा है, जो बड़ी रिपोर्ट है, कमांड मिसाइल को अलर्ट पे किया गया है। इसके मायने क्या हो सकते हैं विशंबर दयाल? रूसी मीडिया का ये एक्सप्लोसिव खुलासा है कि कमांड मिसाइल सिस्टम को अलर्ट पे डाल दिया गया है। देखिए, वो उनका बिल्कुल है, अगर कल उन पे अटैक होता है तो वो काउंटर अटैक करेंगे ना। हर एक चीज को लड़ाई में है वो देश। अगर कल हमारा देश लड़ाई में होगा तो क्या सोचते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ 7 रेस उस पे बैठे होंगे लोग, वो कल्याण पे वो भी जाएंगे ना बंकर्स में। हमारे प्रेसिडेंट भी कहीं बंकर्स में होंगे ना। हम न्यूक्लियर, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जरूरी थोड़ी दिल्ली में हो वो बंकर्स, कहीं भी हो सकते हैं। तो और हम सारी सेना को जब अलर्ट करेंगे हमारी, तो ये रशिया भी अपनी सब जो शक्ति है उसको अलर्ट पे डाल रहा है ना। कल अगर रशिया पे अटैक हो जाए बाई चांस, अब अमेरिका ने बोला है अपने सिटीजन्स को कि आप मॉस्को खाली कर दो, तो देखो कैसे पैनिक फैला रहे। और कल अगर कुछ भी कार्रवाई होती है, मॉस्को में 2 ब्लास्ट कर दे, पहले भी हुए ना ऐसे, अगर ये जो न्यू नाजीज हैं यूक्रेन में, अगर ये कहीं मॉस्को में स्लीपिंग सेल्स में ये 2 ब्लास्ट भी कर दें, एक अमेरिकन भी मर जाए, तो वो तो रशिया पे इल्जाम लग सकता है ना। तो मैं समझता हूं ये नाटो भी पैनिक क्रिएट कर रहा है। मैं समझता हूं वेस्ट क्या आपको लगता है, मैं एक सिंपल भाषा में, अगर हम राजीव डोगरा व्यूअर्स की भाषा में अगर हम समझने को कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है कि नाटो ने कहीं ना कहीं यूक्रेन का जिस तरह से साथ देना चाहिए था वो दिया नहीं? देखिए, मैं तो बीच में सो गया था, आपकी बात इतनी लंबी चल रही थी, कहाँ आप युद्ध को पहुंचा रहे थे, कहाँ किसको मार रहे थे। तो जरा सवाल सिंपल तरीके से समझाएं और मेरे को बोलने दें उसके बाद। जी, सवाल मेरा यही है, क्या नाटो ने यूक्रेन को जिस तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था, खड़ा नहीं हुआ? देखिए, नाटो क्यों खड़ा हो? यूक्रेन नेटो का मेंबर है क्या? नेटो का जो चार्टर है वो बहुत क्लियर है। आर्टिकल 5 उनका कहता है कि वो सिर्फ मेंबर्स की हेल्प के लिए आएंगे। तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है कि नेटो आके यूक्रेन की हेल्प करे। वो क्यों करेगा? यूक्रेन तो मेंबर नहीं है। झगड़ा इसी से शुरू हुआ था ना, कि नेटो कह रहा था कि कभी हम आपको मेंबर बनाएंगे, और रूस कह रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, क्यों आपने जब सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था तो तब आपने एश्योरेंस दी थी कि हम यूक्रेन और जॉर्जिया और बेलारूस की तरफ बिल्कुल नहीं आएंगे, अपने बॉर्डर्स, नेटो के बॉर्डर्स वहाँ नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आप ये जो कर रहे हैं ये वादा खिलाफी है। सो रूस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और नेटो ने कभी उनको ये नहीं कहा था कि हम आपके यहाँ आके लड़ाई करेंगे। अगर आप 5-6 दिन पहले की अखबार देखें तो उसमें बहुत क्लियर था कि 150 जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे अमेरिका के, उनको अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था, और बाकी इसी तरह जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने कुछ रखे हुए थे उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था।
तो कोई भी समझदार आदमी हो उसको ये सिग्नल काफ़ी साफ है। और दूसरी बात, अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा 1-2 सेकंड का, तो न्यूक्लियर इशू पे, क्योंकि वो बहुत सीरियस इशू है, उसके ऊपर मैं कुछ बोल दूं? जी जी बोलिए बोलिए। देखिए, एक तो बहुत पहले माइथोलॉजी में, मतलब बहुत पहले हिस्ट्री में, ग्रीक में एक फिगर होती थी जिसका नाम था कैसेंड्रा। तो जो बोलते थे वो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता था, जो भविष्यवाणी करते थे वो सच हो जाती थी। तो बाइडेन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शुरू से वो कैसेंड्रा वाला रोल जो है वही इख्तियार किया है। लड़ाई शुरू होने से काफ़ी देर पहले, 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि इफ रशिया निबल्स एट सम टेरिटरी इन यूक्रेन, अमेरिका वोंट माइंड। मतलब उनका कहने का मतलब हिंदी में ये था कि अगर थोड़ी सी वो ज़मीन यूक्रेन की रशिया ले ले तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई इसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ये था कि बाइडेन उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप जो मर्जी करना चाहें करें। खैर, ये एक बात हुई। उसके बाद उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी रशिया को एनकरेज करने के लिए कि लड़ाई करो आप। हर 2 दिन के बाद वो कहते थे विदिन 2 days रशिया इज गोइंग टू अटैक यूक्रेन। कोई राष्ट्रपति इस तरह बोलता है? हर 2 दिन के बाद वो भविष्यवाणी करते थे कि नहीं, वो 2 दिन खत्म हो गए, और 2 दिन के बाद। अब जो है उन्होंने रुख पलट लिया है, और बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, ज़ेलेंस्की ने, उनको विनती की थी। जी, मैं रुक करता हूं। बेलारूस में जो बैठक चल रही थी रूस और यूक्रेन के बीच में, वो इस समय खत्म हो गई है। 3 घंटे तक लगभग एक बैठक चली, लेकिन बैठक का नतीजा क्या रहा है उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन हम आपको बता दें, आज 5वां दिन है इस युद्ध का। मेरे साथ RSN सिंह जुड़ गए हैं। मैं RSN सिंह का रुख कर सकता हूं। RSN सिंह, क्या कहना चाहते हैं? आपकी रीडिंग क्या कहती है? इस समय परिस्थिति और स्थिति कैसी है? मैं एम्बेसडर डोगरा साहब के बात से 500% सहमत हूँ। ये देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है ये जर्मनी को लेके है। मतलब जर्मनी को लेके, ये नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन था उसको लेके। अब आप नेटो कर रहे हैं। अगर ये नॉर्थ स्ट्रीम ऑपरेशनलाइज हो जाता तो इसके क्या परिणाम होते? मान लीजिए ज्यादा गैस जाता, इनकम ज्यादा होती, जर्मनी फायदा होता, रूस को बहुत ज्यादा। जब इनके घनिष्ठ संबंध धीरे धीरे होते जाते, व्यापार बढ़ता जाता, और जर्मनी एक जो इम्पोर्टेंट मेंबर है नाटो का, वो अगर रशिया की तरफ इस तरह से ग्रेविटेट होता तो नाटो तो अपने आप में खत्म हो जाती है ना। तो फिर अमेरिकन ने सोचा कि इसको नॉर्थ स्ट्रीम को नहीं होने देना है। जी। तो नॉर्थ स्ट्रीम को नहीं होने देना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोवोक करो इनको, जी, कि यूक्रेन पे हमला करो, अपने आप ही वो खत्म हो जाएगी। कई तरह के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन मैं क्विकली एक बार फिर यूक्रेन के मैप के ऊपर आता हूं, और फिर सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे में आपका रुख करूंगा। हालांकि पॉलिटिकल लोगों के लिए आज कुछ ज्यादा है नहीं बात करने के लिए, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। मैं क्विकली उस मैप को दोबारा आपको एक बार प्ले आउट करके दिखाता हूं कि जहां पर इस समय पूरा का पूरा युद्धों का बेड़ा खड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ी इस समय खबर है। और देखिए, बैठक खत्म हो गई है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगभग 3 घंटे चली ये बैठक। आप कह रहे हैं फेजेस में लड़ाई आगे बढ़ेगी, 10 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, ऑल सेड एंड डन। लेकिन मैं वापस इसी तरफ आता हूं। क्या आपको लगता है, जिस तरह से बार बार एक अटकलें लगाई जा रही थी, कभी एक देश कहता है कि मैं अपनी सेना भेज रहा हूं, कभी कहा जाता है कि नेटो अपनी सेना को तैयार करके भेज सकता है, कभी भी भेजेगा, लेकिन इस समय तो यूक्रेन अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। कोई शक की बात नहीं है। और यूक्रेन को पहले से मालूम होना चाहिए था। और जैसे एम्बेसडर डोगरा ने बताया, यूक्रेन उनका मेंबर नहीं है तो कैसे वो भेज देंगे। हाँ,
वो जो घोषणाएं लगातार हो रही थी। बिल्कुल, तो वो इनको एनकरेज कर रही थी ना इस लड़ाई के लिए, और ये तो जेलेंस्की को बहुत पहले सोचना चाहिए था। 2 महीने से इनकी फोर्सेस यहां प्रिपरेशन कर रही थी, ड्रिल्स कर रही थी। इतने जनवरी में अगर इस एरिया में कोई, कुर्स्क के एरिया में, इस एरिया में अगर कोई सेना बेलोरसिया के एरिया में है जो सब जीरो टेम्परेचर में बैठी हुई है, तो वो ऐसे तो नहीं बैठी हुई थी ना। और उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा, हम जाते हैं डेजर्ट में ट्रेनिंग के लिए, हमें मालूम है कितना भारी पड़ता है। तो ये यूक्रेन ने इसको कभी सीरियस लिया और नाटो की बात को सुनता रहा। और बाइडेन साहब जो बोलते रहे, जैसे कल उन्होंने बोला महायुद्ध हो सकता है, एक प्रेसिडेंट ऐसी बात करे। जेलेंस्की ने भी गलती की है, तभी तो ये लड़ाई आई है। देखिए लड़ाई का अंत क्या होगा, क्या जेलेंस्की छोड़ के भागेंगे, क्या जेलेंस्की को हटाना पड़ेगा? अल्टीमेटली तो रशिया यही चाहेगा कि यूक्रेन को रशिया कंट्रोल करे, ना कि कंट्रोल करे या नहीं करे या फिर उसके इन्फ्लुएंस में रहे। देखिए 2-3 चीज उसने अपने आप बोली है कि मैं चाहूंगा, मेरा स्ट्रेटेजिक एम है, जी स्ट्रेटेजिक एम मेरा बहुत क्लियर है कि भाई नाटो का मेंबर ना बने, ये नाटो और इस तरफ दैट इज द पॉइंट कि नाटो का मेंबर ना बने और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप इन्फ्लुएंस में है, जैसे बाकी कंट्रीज इन्फ्लुएंस में है, जैसा यूएसएसआर होता था, मतलब उस तरह का वर्चस्व रहे उसका रहेगा भाई। अगर वो, और दूसरा वो अगर लेकिन ये सैंक्शंस का कोई बड़ा असर आपको पड़ता हुआ दिखता है, जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं? देखिए इमीडिएटली सैंक्शंस का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और मीडियम टर्म में अगर सैंक्शंस का फर्क पड़ेगा रशिया पे, तो सैंक्शंस का फर्क यूरोप पे भी पड़ेगा, सैंक्शंस का फर्क बाकी देशों पे भी पड़ेगा। एक मुल्क जो इतना बड़ा सप्लायर है इतनी चीजों का, और यूक्रेन भी बहुत चीजों का सप्लायर है, ऐसी बात नहीं है, तो अगर 2 मुल्क से कुछ भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं आ जा रहा, तो दुनिया पे असर पड़ेगा। तो रशिया झेलेगा ना। रशिया ने अपने आप को काफी चीजों में, जो भूखे मर रहे थे वो आज ग्रेन सरप्लस है, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ठीक दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जी सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे मेरे साथ हैं। अभय दुबे, मेरा आपसे ब्रीफली सवाल है, इसका आप जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस समय जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है उसको लेके बड़ी सारी पॉलिटिक्स हो रही है, क्या आपको लगता है मौजूदा गवर्नमेंट जो बेस्ट पॉसिबल वेज है दैट इज दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, और आप देख सकते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में बाकी मुल्कों का क्या हाल है और भारत आज कहां खड़ा हुआ है? अमित जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हर प्रतिकूल परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, सरकार के निर्णयों के साथ है, मगर हमने इस परिस्थिति के पैदा होने के काफी पहले से सरकार को आगाह करना प्रारंभ किया। हमने कहा था कि हमारे छात्रों को वहां से वापस लेकर आइए, जैसा अभी डोगरा साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। अमेरिका ने 23 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, 23 जनवरी को दिखते हैं वो, देयर आर रिपोर्ट्स रशियन इज प्लानिंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन। इतना ही नहीं, 12 फरवरी को रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, पोलैंड, इन सारे देशों में अमेरिका ने, इटली ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने अपने प्रतिनिधि भेजे और कहा लोगों तो को। आप कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार से गलती हुई है? आपको यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी की बात मान लेनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी की बात को मान लेना चाहिए था, तो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है मिस्टर डोगरा, तो आप मिस्टर डोगरा की एक बात को आप कोट करें, मिस्टर डोगरा की दूसरी बातों को भी कोट करना चाहिए आपको। भारत की सरकार ने एडवाइजरी इशू करी, लेकिन एडवाइजरी इशू करने के बाद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने उनको वहां से नहीं निकाला, यह भी बात सत्य है? नहीं, देखिए अमित जी, ऑपरेशन गंगा रखने से सरकार के पाप नहीं धुल जाते। ये 15 फरवरी की पहली एडवाइजरी मोदी सरकार की, उसमें उन्होंने नीचे यह भी लिखा, आपको आश्चर्य होगा जानकर, विश्व के सारे देशों ने 1 महीने पहले अपना डेटाबेस तैयार कर लिया था। वो 15 फरवरी को कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल से रिक्वेस्ट है कि वो अपना डेटा भी एम्बेसी में सबमिट करे। 16 फरवरी को खुद एम्बेसी कह रही है ये पत्र के माध्यम से कि हाँ, हमको कई सारे छात्रों ने कहा है कि फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं है। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री जी झांसी में रैली कर रहे थे, ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं जवाब ले लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी से। मैं इसको तू मैं नहीं बनाना चाह रहा। मेरे साथ एक और मेहमान स्टूडियोज में जुड़े हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिप्लाई। देखिए, जहां तक वहां पे फंसे हुए भारतीयों की बात है, तो 19,763 के लगभग भारतीय हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली स्टूडेंट्स। सरकार ने 22 जनवरी को ही असेसमेंट किया था, इसके बाद कई एडवाइजरी जारी की गई, परंतु एक व्यवहारिक बात है कि मानवीय साइकोलॉजी है, जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहा होता है, बहुत जल्दी लोग वापस आने को तैयार नहीं होते, उनको लगता है कि स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, इस कारण से भारी संख्या में लोग वहां पर रह गए। अब
आज की परिस्थिति में सरकार जो कर सकती है, देखिए आप पहली व्यवहारिक बात समझिए, यूक्रेन में हमारी एम्बेसी कोई बहुत बड़ी एम्बेसी नहीं है, हमारा मिशन कोई बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटी एम्बेसी। दूसरी बात, सीधे राजधानी पे हमला हो रहा है, यानी कीव में ही एक तरीके से वहां की गवर्नमेंट को काफी हद तक क्रिपिल कर दिया गया है, तो आपके अधिकार आधार और कमजोर हो जाता है। जो पूर्वी यूक्रेन है वहां से लोगों को निकालना और भी मुश्किल है। हाँ, सरकार ने क्या काम किया, जितने भी पड़ोसी देश हैं, जिसमें रोमानिया है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, यहाँ की सरकारों से बात की हुई है कि हमारी एम्बेसी के साथ कांग्रेस कह रही है कि आपने डिले कर दिया, आपने लेट कर दिया, इसका आरोप क्या है? इस आरोप का जवाब क्या है सुधांशु जी? मैं जवाब देखिए, पहली बात मैं बता, तो क्या है, हमने उन एम्बेसीज के ये बात कर रखी है उन देशों में कि अगर भारतीय बगैर वीजा के भी आते हैं, भारतीय पासपोर्ट होल्डर, उनको उन देशों में आने दिया जाए, और भारत सरकार के प्रयास से वो लैंड रूट से उन देशों में इंटर कर रहे हैं और हम उनको लाने की बात कर रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं लेट की बात है, मैं तो व्यवहारिक दृष्टि से बात कहना चाहता हूं, सरकार सिर्फ एडवाइजरी तो दे सकती है, क्या किसी को जाके वहां से फिजिकली निकाल के ला सकती है? एडवाइजरी देने की प्रक्रिया 22 जनवरी के बाद शुरू कर दी गई थी, असेसमेंट के बाद। अब जो ये बात कह रहे हैं लेट की बात, ठीक है, मैं कह रहे हैं कि साहब अमेरिका तक नहीं असेस कर पाया, जिनकी कि अब ये जो दुबे जी कह रहे हैं, साहब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के जो नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूक्रेन एंड विद इन रशिया, अगर उनका असेसमेंट फेल हो गया कि वो नहीं असेस कर पाए कि पुतिन अटैक करने वाले हैं, अब आप एक सिवाच मेरे साथ स्टूडियोज में है, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सिवाच, योर क्विक कमेंट ऑन दिस। देखो कि स्टूडेंट्स के मामले के ऊपर, देखो स्टूडेंट्स के मामले में सच्चाई है, गवर्नमेंट ने बड़ा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ली है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले जो बताया गया था, वार्निंग दी गई तो सभी समझ रहे थे सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है यूक्रेन में, और इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। मगर ये काबिले तारीफ है जिस प्रकार से प्लानिंग की है। देखो आपको समझना पड़ेगा, पूरा यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट फैले हुए थे, उनको वहां से लेके आना और फिर बॉर्डर एरिया तक ले जाना, और फिर बॉर्डर एरिया से उनको जैसे पोलैंड के या रोमानिया की कैपिटल लेना, इनके पास वीजा नहीं है, ये इनके पास पासपोर्ट है, उसका इस्तेमाल करके उनको वहां ले जाना और फिर उनको एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का जाना, उनको लेना, एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ऑपरेशन गंगा। मैं ये कहूंगा ये गवर्नमेंट की एक प्रकार से सक्सेस है। वहां पर 30 कंट्रियां हैं, इतने लोग घूम रहे हैं, मैं भी कीव में रहा हूं, मुझे मालूम है कि वहां पर दूसरे देश इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर रहे जितना भारत ने किया है। ये काबिले तारीफ है और टाइम लगेगा, मगर ये बच्चे आएंगे। और सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ने अब 4 मंत्री भी भेज दिए। तो मैं ये समझता हूं एज अ मिलिट्री मैन कि भाई ये जो है इट इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन अ क्रेडिटेबल जॉब एंड वो धीरे धीरे आएंगे। और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी बात है। देखो भारत की छवि देखे, एक भारत का झंडा अगर लेके चलते हैं तो उसको यूक्रेन फौज भी कुछ नहीं करी और रूस की फौज, ये तो हमने वीडियोस में देखा। ये तो कई सारे वीडियोस मेरे साथ है, मैं एक एक करके वीडियो को दिखाता हूं। वहां पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कई तो पाकिस्तानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मोदी जी को बोलिए कि हमें भी निकलवा लें। ये वीडियोस में हमने देखा है। देखो देखिए आज वो वॉर जोन है, कुछ घटनाएं हो सकती है। जहां पर एक घटना हुई है जहां पर एक लड़की को हिट करने की कोशिश की है, जिसको कंडेम करना चाहिए। आज किसी भी सोल्जर को यह अधिकार नहीं है। हालांकि देखिए एक उसमें वर्ड व्यू ये भी था कि फ्रस्ट्रेशंस है वहां के सोल्जर के अंदर, एक बहुत बड़ी तरीके से जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है उसका एक इंपैक्ट है, लेकिन दैट इज नॉट, वो जस्टिफाइबल नहीं है जो ट्रीटमेंट एक स्टूडेंट के साथ हुआ। बिल्कुल, मैं एक बताना चाहूंगा कि जो अपने देश की छवि है वो एक काबिले तारीफ है। आज स्टूडेंट कह रहे हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन। आज भारत के झंडे के साथ उसको कोई नहीं रोक रहा है। वो सारे के सारे बॉर्डर एरिया पर आ रहे हैं, वहां पर भी उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। आज पाकिस्तानी बोलता है यार आज भारतीय होते तो बहुत अच्छा था। तो ये सच्चाई है कि जो गवर्नमेंट ने एक प्रकार से ये पूरा ऑपरेशन गंगा बनाया है, ये एक प्रकार काबिले तारीफ है। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन वर्ल्ड के लिए टॉप प्रायोरिटी नहीं है। लेट्स बी फ्रैंक अबाउट दिस। दुनिया के लिए ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत के कोटि कोटि नागरिकों के लिए बहुत ये टॉप प्रायोरिटी है। बहुत बिल्कुल इमोशनल इशू। मैं कहता हूं अगर इससे क्या जाहिर होता है, भारत देश की गवर्नमेंट हर एक इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बॉदर्ड है और इससे यू फील प्राउड टू बी इंडियन। इसमें कोई शक नहीं। आपको बड़ा फक्र होता है कि आज आप इंडियन हैं, अगर आप यूक्रेन में हैं तो गवर्नमेंट आपको निकाल देगी। तो मैं इससे तो बहुत खुश हूं कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने प्रो एक्शन लिया है। अब दुबे दैट इज ये एके सिवाच है, रक्षा विशेषज्ञ आर्मी के साथ काम कर चुके हैं, कह रही है कि सरकार को जो प्रोएक्टिवली करना चाहिए था सरकार वो कर रही है।
पॉलिटिक्स अराउंड इट कैन बी बिल्ड अप, राजनीति इस पर हो सकती है, राजनीति तो हर विषय पर हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से भारत का तिरंगा लहराकर, भारत का तिरंगा अगर दिखता है तो यूक्रेन फोर्सेस भी कुछ नहीं कहती, रशियन फोर्सेस भी कुछ नहीं कहती, सीधा बस जो है वो आगे बढ़ जाती है। ये देखकर तो आपको भी गर्व होता होगा। यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ इट। अमीश देवगन जी, क्या देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, आज सभी विशेषज्ञ से, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत जानकार हैं, क्या मुझे बताइए कि सरकार को इस बात का आभास नहीं मैंने था जो आपसे सवाल कि पूछा, आप तो स्वाभाविक रूप से सुनिए ना, विशेषज्ञों से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन जो मैंने सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना भी तो आपका अधिकार है। जब भारतीय बस निकलती है तिरंगा लगाकर, ना उसको रशियन फोर्सेस कुछ कहती है ना यूक्रेनियन फोर्सेस कुछ कहती है, गर्व आपको भी होता है बतौर भारतीय? अबे दुबे छोड़ दे, बोल जाइए थोड़ी देर के लिए। कांग्रेस आपको सच्चाई जानना चाहिए। बर्बरता से गर्व होता है कि नहीं होता? पोलैंड हंगरी गर्व होता है कि नहीं होता? सैनिकों द्वारा गर्व होता है कि नहीं होता? अमीश देवगन जी, झूठ आप अगर दिखाएंगे सिर्फ सत्ता के प्रचार के लिए तो देश क्षमा नहीं करेगा। देश की बात हो रही है, एक ही सिवाच के सत्ता का प्रचार कर रहे हैं। सच बताइए अपने चैनल पर, जो सरकार ने आपसे पूछ रहा हूं कि जब भारत का तिरंगा लेकर वहां से ट्रेन बस निकलती है, ना रशियन फोर्सेस कुछ कहती है ना यूक्रेनियन फोर्सेस कुछ कहती है, आपको गर्व होता है कि नहीं होता? आप कह रहे हैं कि आप इसका जवाब ही नहीं देना चाहते, आपको दुख हो रहा है इस बात पर, ऐसा लग रहा है। आप इतने दुखी क्यों हैं? आप ऑपरेशन गंगा से दुखी क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप ऑपरेशन गंगा से इतने परेशान क्यों हैं? बड़ा युद्ध शेप लेने वाला है, क्या उसके पहले उनकी पुतिन साहब से बात नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो ये सबसे बड़ी असफलता सरकार की है। ठीक है, एक क्विक रिप्लाई। ठीक है अबे दुबे, एक अबे दुबे की बात का जवाब। देखो, मैं ये कहूंगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ना चाहता, मैं एक प्राउड वेटरन हूं, मैं जो चीज मुझको दिख रही है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मुझे लगता है आज हमें भारतीय होने का प्राउड है, फीलिंग है। जिस प्रकार से भारतीय एक झंडे की इतना मान और सम्मान है, हमें लगता है कि वी हैव मेड द डे। एक बड़ा अच्छा लग रहा है और वो सभी को लगना चाहिए, क्योंकि हम सब एंड में भारतीय हैं और हमें जब हमारे देश की एक प्रकार से इज्जत होती है तो वो सबको। पॉलिटिक्स हमके अंदर हो सकती है, पॉलिटिक्स वहां नहीं हो सकती। हमें अपने लोगों को निकालना है। अबे दुबे, आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव पे राजनीति करनी है तो वहां करिए ना, इसमें आप राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, तिरंगा लहराकर जब बस वहां से निकलती है, ना यूक्रेनियन फोर्सेस कुछ कहती है ना रशियन फोर्सेस कुछ कहती है, आपको गर्व होता है कि नहीं होता? उसका जवाब नहीं है आपके पास। यू गेटिंग रैटल्ड। पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे जो वीडियो है उन्हें देख लीजिए अमीश देवगन साहब एक बार, और मेरे अनुरोध है हमारे सेना के सब देखे हैं मैंने, पूर्व महारथी से कि एक बार वो भी देखे, दिल पसीज जाएगा। तिरंगा तो हाथ में है लेकिन बर्बरता से मारा जा रहा है उन्हें। क्यों? क्योंकि अदूरदर्शी निर्णय मोदी सरकार का था। 15 फरवरी को पहली एडवाइजरी और 16 को ही ये लिया। आपने अपनी बात को रख लिया। सुधांशु जी 30 सेकंड में रिप्लाई। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, देन विशंबर दयाल। लगे थे, जानते हैं आप, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर जिनको फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करना था, कितनी फ्लाइट अरेंज करते हैं? अबे दुबे 26 ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपका पारिवारिक झगड़ा होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों, खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया डिसाइड नहीं कर रहे, यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय भी डिसाइड कर रहा है। आपका पारिवारिक झगड़ा होगा उनके साथ, लेकिन फिर भी ओके। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, पारिवारिक झगड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति है, परंतु आज कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है कि इतना मजाकिया, बचकाना, हास्यास्पद स्टैंड ले रहे हैं। अरे सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत का डिसाइड करेगा कि कितनी फ्लाइटें आएंगी। 20,000 जी ऑन अ लाइटर नोट, सुधांशु जी, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ के आया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए साहब, भारत का विदेश मंत्रालय तय करेगा, फिर वहां की फौज से, वहां की सरकार से बात करने के बाद तय होगा। प्रधानमंत्री जी की प्रोएक्टिविटी देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने पुतिन से बात किया, किसी और ने अभी तक बात नहीं किया था। ये हमारा एक्टिविटी और कंसर्न है हमारा उनके साथ। और 20,000 लोगों को लाने के लिए आप समझते हैं अगर एक बार में सिर्फ 200 लोग लाए जाए तो 100 फ्लाइटें चाहिए। जहां युद्ध चल रहा है सारी फ्लाइटें बंद, सारे एयरपोर्ट्स बंद, वहां से 100 फ्लाइटें आप कहां से लेके आ जाएंगे बगैर वहां के विदेश मंत्रालय और सेना की सहमति के बावजूद। और आज जो स्थिति है,
जिस प्रकार से सभी देश हमको सहयोग कर रहे हैं और हमारे लोग जमीनी रास्ते से बगल के देशों में आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेजवर्दी है। इस विषय पे हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अफसोस की बात है, दूरदर्शी की बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पुतिन से बात अगर पहले करते मोदी जी को पुतिन बता देते कि मैं हमला करने जा रहा हूं। ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे जहां तक देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, एक ही उदाहरण दे देना चाहता हूं। 98 में जब हमने परमाणु विस्फोट किया था ना दुबे जी, अमेरिका को भी तभी पता चला था जब 3 बजे अटल जी ने अनाउंस किया था, और जब 74 में आपने किया था, भारत सरकार के अनाउंस होने से पहले रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि भारत ने किया है। तो आपके जमाने में आपको लगता होगा अपनी सरकार के अनुभव से कि अंदर की बात सब बाहर पहले ही पता लग जाती है। हमें अच्छी तरह पता है कि किन सरकारों से किस ढंग से डील करना है। मैं विशंबर दयाल के पास आता हूं। ठीक है, देखिए पॉलिटिक्स का अपना एंगल है, हालांकि पॉलिटिक्स में तो सिविल एविएशन मिनिस्टर की सारी जिम्मेदारी तय कर दी जा रही है, लेकिन ये ब्रॉडर इशू होता है जिसको पॉलिसी इशू होता है, देश का प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, इसके अलावा विदेश मंत्रालय तय करता है। लेकिन इस समय मैं एक बार फिर मैप को लेकर आता हूं, क्योंकि जहां हम खड़े हैं, मैं एक छोटा सा कमेंट जी 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 जी, क्योंकि आप लोग मैं यहाँ हूं डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हर चीज को पॉलिटिकल बनाने से इस देश में बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, बहुत बड़ी फॉरेन सर्विस है, वो नहीं सीखेगी। और बार बार हम लास्ट मिनट पे, जब से पॉलिटिकल लीडरशिप इस सीन पर आई है, वाह वाह बहुत अच्छा काम करे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो देखिए, हमारे पास एक दिन था, एक दिन बिल्कुल क्लियर था, एक हवाई जहाज गया। हिंदुस्तान की बहुत स्ट्रेंथ है, 20 हवाई जहाज जा सकते थे उस दिन, 25 हवाई जहाज जा सकते थे। स्टूडेंट को उस दिन मोबिलाइज, एक दिन था, एक हवाई जहाज गया पहले दिन, जब कुछ नहीं था, कोई लड़ाई स्टार्ट नहीं थी। जब पुतिन ने सुबह बोल दिया कि हम अब माफ नहीं करेंगे और हमारे पास एक दिन था, तो जो ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेट जो बैठे हुए, जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाह रहा। यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप तो जब आती है ना, जब क्राइसिस, मेरा उनका काम है। देखिए, मैं एम्बेसी में भी रहा हूं, मॉस्को एम्बेसी में, मैंने 98 का वहां फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, इंडियन लोगों को भागते देखा है वहां से। ऐसे टाइम पे प्रोएक्टिवली ब्यूरोक्रेसी और उसको ऑप्शंस देने। विशंबर दयाल, मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है, मैं चाह रहा था मैप देखें, लेकिन आगे हम आपको इसकी और ब्रेकिंग स्टोरी बताएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लेकिन बड़ी खबरें लगातार जारी हैं।